Assalamu alaikum, dear viewers. Today we are going to discuss a brief but very important topic regarding the democracy. तो इन्हें आज का जो टॉपिक है आज हम बात करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ब्रीफ, दैट इज द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी. So today we are going to discuss द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जमहूरियत के जो स्तून है, जमहूरियत किन चीज़ों पे मुनहसर है. आई मीन से एक जमहूरी गवर्नमेंट में किन किन चीज़ों का होना लाजमी है, तब हम एक गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हैं. यानी एक जमहूरी गवर्नमेंट में, एक जमहूरी मुल्क में किन किन चीज़ों का होना लाजमी है, तब हम एक जमहूरियत को, एक गवर्नमेंट को, एक इंस्टीट्यूशन को एज ए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ए डेमोक्रेटिक स्टेट कह सकते हैं. सो टुडे we are going to discuss a very brief but very important topic, that is the pillars of democracy. Before going to discuss the pillars of democracy, कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेमोक्रेसी किस चीज़ को कहते हैं. एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, डेमोक्रेसी इट्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. Democracy is a form of government in which rulers are elected by the people. So we can say it is that form of government, democracy is that form of government in which the rulers are elected. So we can say they are elected, not selected. यानी रूलर्स को इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है. ये चुनने वाले लोग कौन है, ये इलेक्ट करने वाले लोग कौन है? दैट इज बाय द कॉमन पीपल. सो वी कैन से डेमोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट where the representatives are elected, while the rulers are elected by the common people. So we can say democracy means the rule of people. So we can say it is rule of the people. तो लोग जिसको चाहेंगे उसको बना सकते हैं. So the decision making power rests with the common masses. तो जो decision making power है, जो election power है, to whom they elect as their representative, the power, the authority that vests or that rests with the common people. So डेमोक्रेसी में हम ये कह सकते हैं कि जो आम लोग हैं, जो कॉमन पीपल है, दे आर द किंग मेकर्स. दे आर द वही लोग हैं जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, वही लोग हैं जो अपने नुमाइंदों को चुनते हैं, और यही वो लोग हैं कॉमन पीपल, आम लोग, जो अपने रूलर्स को चुनते हैं. सो दिस इज ए जनरल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी में ऐसे कुछ ऐसी कंट्रीज है जो अपने आप को डेमोक्रेटिक मानते हैं, लेकिन हकीकत में वो डेमोक्रेटिक नहीं होते हैं, वो जमहूरी निज़ाम को नहीं मानते हैं, लेकिन वो अपने आप को, यानी वो दिखावा करते हैं. दे वांट टू शो ऑफ दैट their country is a democratic one. They are showing that we are democratic, but in the real sense they are not democratic. तो हर कोई मुल्क जमहूरी निज़ाम
दिखाना चाहता है कि मैं जमहूरी निज़ाम पे बिलीव करता हूँ, ताकि वो जमहूरी निज़ाम पे बिलीव नहीं करता है, वो उन पिलर्स को फॉलो नहीं करता है, वो उन सितूनों को नहीं मानता है जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए होना लाजमी है, जो एक कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाते हैं. सो वी हैव टू डिस्टिंग्विश केयरफुली बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज डेमोक्रेटिक एंड that government which is not democratic in the real sense, but they are showing themselves as the democratic. तो ऐसी सूरत में किन चीज़ों का होना लाजमी है ताकि हम इस चीज को पहचान सकें कि कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है और कौन सी कंट्री अनडेमोक्रेटिक है, नॉन डेमोक्रेटिक है. तो ये चीजें होना लाजमी है, तब जाके हम बता सकते हैं दैट दिस कंट्री इज डेमोक्रेटिक एंड दिस कंट्री इज नॉन डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक. तो ऐसी चीजें कौन कौन सी हैं जिनका होना लाजमी है, तब हम ये कह सकते हैं कि ये कंट्री डेमोक्रेटिक है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी. तो इस वक्त हम पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी को डिस्कस करने जा रहे हैं. तो पहला पिलर जो है जमहूरी निजाम का, दैट इज सवर्निटी ऑफ द पीपल. Sovereignty of the people. So we can say, what do you mean by the sovereignty of the people? So sovereignty means why the people are supreme. जो supreme authority है, that does not lie with the government, that does not lie with any supreme authority, but that power, that decision making power, that sovereignty, that independence, that freedom of choosing people, of choosing their representatives, that decision making authority that rests with the common people. So we can say that where the people are the sovereign, where people are the supreme, where people are having the power to elect their representatives, to elect their rulers. So where there is the sovereignty of the common people, we can say that this country is a democratic one. तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी कंट्री सवर्निटी, जहाँ पे लोगों को सवर्निटी दी गई है, जहाँ पे लोगों को सॉवरीन माना जाता है, जहाँ पे लोगों को सुपरमेसी दी गई है, जहाँ लोगों को अथॉरिटी दी गई है कि they elected their representatives, whosoever they elect as their representative. So the decision making lies with the common people. So the common people are sovereign. So the common people are supreme. We can say that this country is a democratic one. तो पहला पिलर जो है, पहला एसेंशियल इंग्रेडिएंट हाउ टू रिकॉग्नाइज अ कंट्री एज अ डेमोक्रेसी, जो पहला स्टोन है वो ये है कि वेयर देयर इज सॉवरेनिटी ऑफ द कॉमन पीपल. सेकंड इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन. तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, दिस इज ए क्वाइट टेक्निकल टर्म, जहां पे लोगों की आंखों पे पट्टी बांधी गई है with this connotation that the elections are free and fair. तो free and fair is a technical term in the constitution. वहां पे मेंशन किया गया है that where there are free and fair elections, we can say that the country is democratic. But this technical term, there is ambiguity in this technical term. Elections can never be fair and free. The elections in any country, they are never free and fair. हकीकत यह है कि इन इलेक्शंस में कहीं न कहीं पे एक बॉक्स एलिमेंट पाया जाता है. सो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होते हैं. कहीं न कहीं कुछ न कुछ एम्बिग्युइटी जो रूलिंग पार्टी होती है, कुछ न कुछ एम्बिग्युइटी वो रखते हैं, कुछ न कुछ इन इलेक्शंस में देयर इज नेवर a free and fair element that is found in any election in any democratic country. तो ऐसा हम ये नहीं कह सकते हैं, but this has been considered as an essential pillar of the democracy that जो elections हैं
वो फ्री है, दैट विदाउट एनी प्रेशर, जहाँ पे कोई प्रेशर ना हो आप पे, जहाँ पे आप पे कोई जुल्म ना हो, टायरनी ना हो, where you are free, while you are without any bondage, where you are not tied up, where you are free to elect your representative, where you have been given, where the people have been given the absolute authority to elect their representatives, that is free. And what is fear? Where there is no ambiguity, where there is no box voting, where there is not any element of any fear, chaos, etc. Where the elections are free from all those things. So we can say that the elections are free and fair. मैंने पहले भी कहा कि elections can never be free and fair. So ये एक ऐसी टर्म है जो एक आम लोगों के जहनों में, उनकी आंखों में धूल धूल जो फेंकी जाती है कि हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर है, बट दैट इट्स अ टेक्निकल टर्म. द इलेक्शंस कैन never ever be free and fair. But the constitutional experts, the guarantors of the constitution, they have prescribed the term free and fair election as an essential ingredient of the democracy. The third important ingredient is majority rule. So what is majority rule? देखिए, मेजॉरिटी रूल डिफाइन करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जहाँ पे पर्टिकुलरली मल्टी पार्टी सिस्टम हो, यानी बहुत सी पार्टी जहाँ पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हों, इसको हम कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम. where there is not any single or two parties. एक को हम कहते हैं where there is only just one party system, उसको हम सिंगल पार्टी सिस्टम भी कहते हैं, वन पार्टी सिस्टम भी कहते हैं. जहाँ पे दो पार्टीज हैं, मेजर पार्टीज, उनको हम बाई पार्टी सिस्टम कहते हैं. where there are more than two political parties contesting elections, we can say that this state or this country is a multi party system state. तो जहाँ पे बहुत सारी पार्टीज इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ द इंडिया. हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए फॉर एग्जांपल देयर आर 550 सीट्स, बट 546, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ द 546 सीट्स. Let us take if the actual strength is 550, so we are taking about the exact figure, that is 546 546 seats reserved for the parliament, that is the legislature of the India. तो बहुत सी पार्टीज इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज पार्टी ए, दिस इज पार्टी बी, दिस इज सी, दिस इज पार्टी डी. तो ऐसा माना जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा सीट्स गेन करती है, मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स, तो जो पार्टी ज्यादा सीट्स गेन करती है वही पार्टी गवर्नमेंट बनाती है. सो अगर ए ने ज्यादा सीट्स ले ली है as compared to all the three, for example we can say where A has got more than half number of seats, more than half number of seats, so we can say that this A will form the government, and we can say that it's a majority rule. It's a majority rule because this government, this A has formed the government with a majority number of seats. So the highest number of seats is having the A, and we can say that it's a majority rule and majority government. जहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स गेन करती है वही पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, and we can say that it's a majority rule because people have given the decision in their favor, people have elected their representatives, people have elected them in the majority. So we can say that there is, in a democratic form of government, there is the rule of, always there is rule of the majority. Whosoever has got the highest number of votes, highest number of seats in the legislature, they will form the government. Fourth is minority rights. This is very important
topic to discuss: minority rights. So what do you mean by the minority? हम minority किस चीज को कहते हैं? देखिए, एक टेक्निकल टर्म है टू डिफाइन ए माइनॉरिटी, बट जनरली आपके सिलेबस के मुताबिक मैं बात यहाँ पे करूँगा कि माइनॉरिटी हम उस तबके को कहते हैं, उस कम्युनिटी को कहते हैं जिनकी आबादी, जिनकी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होती है, यानी जो एक सोसाइटी में वायर in a society they are not dominant but they are हम ये कह सकते हैं कि एक सोसाइटी में जहां एक कम्युनिटी की whosoever community it is, जहां पे इनकी आबादी ज़्यादा ना हो, जहां पे इनकी डोमिनेंस ज़्यादा ना हो, तो उसको हम माइनॉरिटी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ द इंडिया. इन इंडिया में माइनॉरिटी किन किन तबकों को कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम्स आर द माइनॉरिटी इन इंडिया. Muslims are minority, Christians are minorities in India, Parsis are minorities in India, Dalits are minorities in India. So these are the communities who are having the less representation, who are having the population very low as compared to the dominant sections of the society. We can say that they are the minorities. और जहाँ पे इन लोगों के जो हुकूक हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है बाय द डोमिनेंट सेक्शंस, बाय द गवर्नमेंट, जहाँ पे इनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, जहाँ पे इनके हुकूक की पामाली की जाती है, वी कैन से कि ये गवर्नमेंट जो है ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. तो क्या एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा होता है? वेदर इट हैपन्ड और नॉट, सो इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न. क्या माइनॉरिटीज राइट्स को किसी भी जमहूरी मुल्क में प्रोटेक्ट किया जाता है? क्या उनके राइट्स की पामाली की जाती है? तो दिस अ मैटर ऑफ डिस्कशन, बट जनरली वी कैन से दैट कि जहां पे माइनॉरिटी जो छोटे तबके के लोग होते हैं, हु आर हैविंग द लेस परसेंटेज ऑफ देयर पॉपुलेशन, तो जब उनके हुकूक की पामाली की जाती है, जब उनके हुकूक को प्रोटेक्ट किया जाता है, जब उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, वी कैन से दैट द गवर्नमेंट इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. Fifth is constitutional limits. Constitutional limits on government. Another essential pillar or essential ingredient of the democracy is constitutional limits of the government. So we can say that while the constitution has prescribed certain limits on the arbitrary functions of the government, we can say that this government is a democratic. हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट अनब्रिडल्ड पावर्स यूज नहीं कर सकते हैं. Unbridled powers, they cannot use their unbridled powers. We can say that जहाँ पे गवर्नमेंट अपने पावर्स विदाउट एनी लिमिट, विदाउट एनी चेक यूज करते हैं, तो हम उस मुल्क को डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं. जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने, जहाँ पे आईन ने सर्टन लिमिटेशंस रखी हैं एक गवर्नमेंट के पावर पे कि गवर्नमेंट कितना पावर एक्सरसाइज करवाए, देयर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द गवर्नमेंट. जहाँ पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट पे भी रखी गई हो to exercise their power, to exercise their functions, we can say that this government is a democratic government. The essential ingredient of the democracy is, this is very important, guarantee of the basic human rights. This is very essential ingredient of a democratic state. This is essential pillar of the democratic state. What is the guarantee of the basic human right? देखिए, I will give the example कि usually
पहले पहले कहा जाता था कि जब एक बच्चा जन्म लेता है, जब एक इंसान जन्म लेता है, माँ की कोख से जन्म लेता है, तो जो ही वो जन्म लेता है तो उसके राइट्स उसके साथ एक्रू हो जाते हैं। यानी जब एक बच्चा, दिस इज फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड ए, जब ये जन्म लेता है, व्हेन ही टेक्स द बर्थ, जब ये जन्म लेता है, अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है, तो उसके राइट्स जो है वो उसके साथ एक्रू हो जाते हैं, उसके राइट्स उसके साथ आ जाते हैं, उसके हुकूक उसके साथ आ जाते हैं। इन हुकूक को हम नेचुरल राइट्स भी कहते हैं और इन हुकूकों को हम ह्यूमन राइट्स भी कहते हैं। ये पहले पहले कहा जाता है, लेकिन आज के दौर में ये कहना हमें शोभा नहीं देता है। इन ए डेमोक्रेटिक स्टेट हम ये नहीं कह सकते हैं कि जब ये बच्चा जन्म लेता है तो उसके राइट्स एक्रू हो जाते हैं, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि जब ये बच्चा अपनी माँ के कोख में ही होता है, when this child is inside the womb of the mother, तो जो ही ये अपने माँ के कोख में डेवलप होना शुरू हो जाता है तो उसके राइट्स उसके साथ डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। So we can say that if this is the child A, when this child is inside the womb of the mother, तो इसके राइट्स इस वॉम्ब में ही, इस माँ की कोख में ही जन्म लेने शुरू हो जाते हैं। यानी इसके राइट्स उसी टाइम जन्म लेते हैं जब ये माँ की कोख में पैदा होना शुरू हो जाता है। तो जब ये इंसान फिर इस दुनिया में आ जाता है तो इसके वो राइट्स इसके साथ आ जाते हैं। उन राइट्स को हम ह्यूमन राइट्स भी कहते हैं, नेचुरल राइट्स भी कहते हैं। तो जब उन राइट्स की पामाली हो जाएगी, जब इन राइट्स की प्रोटेक्शन हो जाएगी, जब कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको गारंटी दी है कि इन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, इन ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, वी कैन से दैट दिस गवर्नमेंट इज ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये राइट्स कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल द एसेंशियल ह्यूमन राइट आई कैन से that is very essential, that is a right to life. When your life has been guaranteed by the constitution, we can say that this country is a democratic country. जब right to equality, जब आपको बराबरी का दर्जा दिया जाता है, equality, तो we can say that दिस कंट्री इज ए डेमोक्रेटिक। तो ऐसी राइट्स जो आपके इंसान बच्चा जब जन्म लेता है उसके साथ आ जाते हैं, जब उन राइट्स की पामाली की जाती है, जब उन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, जब उन राइट्स को बचाया जाता है, when there is a guarantee by the government, by the state to protect the rights of the humans, to protect the rights of these human beings, we can say that the country is a democratic country. Seventh is equality before the law. Equality before the law. There are two terms. देखिए, हिंदुस्तान का जो आईन है, हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 to 18 that deals with the equality. वो इक्वालिटी से डील करते हैं। इक्वालिटी मीन्स बराबरी, when there is no discrimination between the two persons, when there is no discrimination on the basis of creed, color, religion, sex, etc., when there is no discrimination at all, so we can say that there is equality. There are two concepts of equality. हमें ये समझना, a little bit मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि इक्वालिटी के दो कंसेप्ट हैं हमारे पास। वन इज इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सेकेंड इज इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ। One is equality before the law, where we can say that all are equal before the law. We can say that all are equal before the law, but there is no discrimination between rich and poor, but there is no discrimination between black and white, but there is no discrimination between man and woman, but there is no discrimination between Hindus and Muslims, but there is no discrimination between the majority and the minorities. So we can say that
दिस कंट्री इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, जहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन आपको दिया जाता है, वायर यू आर ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ। कानून के सामने आपको इक्वल प्रोटेक्शन भी दी जाती है और कानून के सामने आपको बराबर का हक दिया जाता है। सो वी कैन से दैट द कंट्री इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ऐसे बहुत सारे पिलर्स हैं। एक ऐसा पिलर मैं आपको यहाँ पे कुछ और चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, जैसे कि सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल pluralism. So what is सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्लुरलिज्म? देखिए, एक जमहूरी निज़ाम में गवर्नमेंट जो होता है, गवर्नमेंट इज ओनली वन एलिमेंट, एक एलिमेंट होता है विच इज को एग्जिस्टिंग इन ए सोशल फैब्रिक ऑफ मैनी एंड वेरिएड इंस्टीट्यूशंस। इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एसोसिएशंस होते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, हैविंग द डाइवर्स एंड वेरिड expressions, so we can say that this diversity where there exists a social fabric of many varied institutions like political party, organization, etc. So we can say that this diversity, we can say, is called as the pluralism. तो जहाँ पे ये डाइवर्सिटी सोसाइटी में भी हो, यानी सोसाइटी में भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसे पॉलिटीज, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे एसोसिएशन पाए जाते हैं, इकोनॉमिक में भी, पॉलिटिकल फ्रंट में भी। सो वी कैन से दैट जहाँ पे ऐसा पाया जाता हो, जहाँ पे ऐसा सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्लुरलिज्म पाया जाता हो, वी कैन से दैट दिस कंट्री इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो हम ये कह सकते हैं कि इस कंट्री को हम डेमोक्रेटिक कंट्री भी कह सकते हैं। सो वेयर देयर आर वैल्यूज ऑफ टॉलरेंस, कोऑपरेशन, कंप्रोमाइज, तो ऐसी सूरतों में भी हम कह सकते हैं कि विच कंट्री इज डेमोक्रेटिक एंड विच कंट्री इज नॉन डेमोक्रेटिक। तो दीज आर ऑल things about the pillars of democracy. Thank you very much.